हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू सोशल स्टार्स। आज हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज का सेकंड हाफ। सबसे पहले लास्ट वीडियो के अंदर हमने देख लिया था कि पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी नीड, उसकी फंक्शंस, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। साथ में हम लोग पार्टी सिस्टम क्या होता है ये भी देख चुके हैं। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे नेशनल एंड स्टेट पार्टीज। उसके साथ ही साथ जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है उसके क्या चैलेंजेस है एंड क्या रिफॉर्म्स है, जहां से आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी निकलता है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एंटायर एसएसटी को टॉपिक वाइज डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, टॉपिक वाइज हमने एसएसटी को डिवाइड करा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रोज एक एक टॉपिक करते चले जाओ। एट द एंड आप देखोगे कि पूरा के पूरा आपका एसएसटी जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल एंड द स्टेट पार्टीज। अभी आप जानते ही हो नेशनल पार्टीज होती है, ठीक है, जो पूरे इंडिया के अंदर आप लोगों को उसका वर्चस्व देखने को मिलेगा। जैसे कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ठीक है, इनके बारे में तो कौन नहीं जानता है। अगर हम रीजनल स्टेट पार्टीज की बात करें, स्टेट पार्टीज का ही दूसरा नाम है रीजनल पार्टीज, जो कि आपको एक कन्फाइंड स्टेट के अंदर देखने को मिलेगी। मेनली अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जाओगे तो वहां पे मिजो फ्रंट देखने को मिलेगा। ठीक है, नागालैंड की पार्टी देखने को मिलेगी। तो ये मोस्टली अपने स्टेट से ज्यादातर कनेक्टेड होती है, ना कि ऑल ओवर इंडिया से। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी बहुत बातें जानेंगे। तो आपको पता ही है, जैसे कि आपके टोटल यहाँ पे 7 पार्टीज है। नेशनल पार्टीज जो है वो टोटल 7 है। ठीक है, एक के मिनट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले तो हम लोग बीजेपी और कांग्रेस की बात कर लेते हैं। ये रही बीजेपी और ये रही आपकी कांग्रेस। इन दोनों के अलावा आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। ठीक है, सीपीआई और सीपीआई एम, मतलब जो मार्क्सिज्म की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी, उसको फॉलो करती है। उसके अलावा यहाँ पे बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई। वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेटेड पार्टी आपको देखने को मिलेगी एआईटीसी, तृणमूल कांग्रेस जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में। उसके अलावा आपको एक और पार्टी देखने को मिलेगी, एनसीपी। तो ये टोटल 7 पार्टीज है। इन 7 पार्टीज का एटलीस्ट आपको नाम बिल्कुल मुंह पे होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि नीचे में से कौन सी नेशनल पार्टी नहीं है। एक स्टेट पार्टी का नाम दिया होगा और ये आप लोगों को बताना होगा। इसे 7 नेम्स याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि मैम इतनी सारी 7 पार्टीज है, उसके इतने सारे फैक्ट्स है, कैसे याद रखें? तो देखो ये ना बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हैवी हो जाएगा अगर एक एक फैक्ट्स याद रखने जाओगे तो। इसीलिए आप क्या करो, इस चैप्टर में से ये वाला जो पेज है आपका, ठीक है, ये वाला जो पेज है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचने की, तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट इसका है नहीं। नियरली 1 मार्क का एक एमसीक्यू आएगा आपके इसमें से, और उसकी वजह से आप अभी से इसको लेके बैठे जाओगे और पूरा पूरा दिन बस इसी पेज को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। जब आपकी एग्जाम आने वाली होगी उसके 1-2 दिन पहले 1-2 पार्टीज करके अच्छे से चले जाना, तो उसमें से ही मोस्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 1 या 2 बार अपनी एग्जाम से पहले इसको रीड कर लेना, तब आपको ज्यादा इसमें जो फायदा होने वाली बात है वो तब जाके फायदा होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें भी हमें पढ़ना क्या क्या होता है। ठीक है, कुछ बच्चे पूरा ही पढ़ने लग जाएंगे, तो वो नहीं पढ़ना होता है। जैसे कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, जिसका शॉर्ट में हम लोग एआईटीसी बोलते हैं। इसका आप लोगों को एक सिंबल दिख रहा होगा, एक फ्लावर बना हुआ है, नीचे ग्रास बनी हुई है, तो एक आप ये याद रख सकते हो। सेकंड, ये 1998 के अंदर फॉर्म हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। ठीक है, अब इसके अंदर जो कि मोस्टली कहां पे कन्फाइंड है, वेस्ट बंगाल के अंदर कन्फाइंड है। तो नियरली एक पार्टी में से आपको 3 या 4 फैक्ट्स ही याद रखना है। अब आप ये याद नहीं रखेंगे कि 2019 के अंदर कितने परसेंटेज वोट मिले थे, कितनी सीट्स जीती थी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी, 1984 के अंदर यहाँ पे फॉर्म हुई थी। किसकी लीडरशिप में फॉर्म हुई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काशीराम की लीडरशिप के अंदर ये फॉलो हुई थी। दलित, आदिवासी, ओबीसी, इसकी जो विचारधारा है उनसे ये लोग ज्यादा कनेक्टेड है। तो इसका जो सिंबल है वो क्या है, यहाँ पे आपको हाथी देखने को मिल जाएगा। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, आपको सिकल यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, जो कि लेनिज्म की, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी से एसोसिएटेड है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, 1925 में इसका बॉर्न हुआ था। तो ये छोटी बातें हैं जो आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसके पीछे पूरा दिन इसको लेकर के बैठे रहना कि आज तो मैं यही पेज पढ़ूंगा, तो आप लोग ज्यादा इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, और नियरली इसमें से 1 मार्क्स का ही आप लोगों को आएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, जो छोटा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो ये है।
What are the criteria to be recognized as a national party and state party? अगर किसी पार्टी को हमें नेशनल पार्टी का दर्जा देना है या फिर हमें उसे स्टेट पार्टी का दर्जा देना है तो किस तरीके से दिया जाएगा, क्या कंडीशंस है जो उसको फुलफिल करनी होगी। जैसे कि अगर कोई स्कॉलर है तो हम उसको किसी को स्कॉलर कब बुलाएंगे, जब वो फर्स्ट रैंक ला रहा है, हर एक में अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहा है, ठीक है, तब हम उसको स्कॉलर कहते हैं, ऐसे तो नहीं कहते थे किसी को भी। तो यहाँ पे भी नेशनल पार्टी बनने के लिए और स्टेट पार्टी बनने के लिए आप लोगों को कुछ क्राइटेरियाज को फॉलो करना पड़ता है, तभी आपको ये रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन निकल करके आता है कि भैया इनको रिकॉग्नाइज करता कौन है, किसी भी पार्टी को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करेगा। अगर आपको ऑप्शन के अंदर पार्लियामेंट दे दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट दे दिया, तो इनमें से कोई भी आप टिक नहीं करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी को कौन रिकॉग्नाइज करता है एज अ नेशनल एंड स्टेट पार्टी, इलेक्शन कमीशन। रीजनल पार्टी देखते हैं, रीजनल पार्टी का दूसरा नाम आप स्टेट पार्टी बोल सकते हो। यहाँ पे इसे क्या करना होगा, to secure at least 6% of the total votes in the election to the legislative assembly and win 2 seats at least। मतलब कि यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 6% वोट्स की जरूरत है, ठीक है, और साथ में 2 सीट्स जीतने की जरूरत है। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो होता है तभी हम क्या कहेंगे, ये एक रीजनल पार्टी बन सकती है। अगर आपने नॉर्मल भाषा के अंदर हम लोग बोले, किसी एक कैंडिडेट की बात करें, तो आप अपने आसपास देखना, कई बार क्या होता है कि इलेक्शन के अंदर कोई इंसान खड़ा होता है लेकिन उसको उतने वोट्स भी नहीं मिलते हैं, ठीक है, बहुत ही कम वोट्स मिलते हैं या नहीं भी मिलते हैं, तब उसकी जमानत जब्त हो जाती है। मतलब कि उसने जो पैसे भरे होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए वो भी उसके जब्त हो जाते हैं, वो उसको वापस रिफंड नहीं होते क्योंकि उसको एक क्राइटेरिया से कम वोट्स मिले होते हैं, ठीक है, जो लिमिट सेट करी हुई है उससे कम वोट्स मिलते हैं। तो इसी प्रकार हमारी पार्टीज का भी होता है कि किसी भी पार्टी को हमें रीजनल पार्टी अगर बताना है तो हम क्या करेंगे, उसके 6% वोट्स होने ही चाहिए उस लेजिस्लेटिव असेंबली में या विधानसभा के अंदर, और साथ में उसको 2 सीट्स भी मिलनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस फॉलो होती है तब वो एक रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी बन सकती है, ठीक है। कौन बनाएगा, इलेक्शन कमीशन बनाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेशनल पार्टी की, तो अगर उसको भी 6% वोट मिल रहे हैं, ठीक है, टोटल वोट्स इन द लोकसभा। अब लोकसभा एंटायर इंडिया के अंदर आपको पता है लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, लास्ट जो जिसके अंदर मोदी जी जीते थे और पीएम बने वो लोकसभा के ही इलेक्शन थे, ठीक है। अब लोकसभा किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं होते हैं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर होते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि 4 स्टेट्स के अंदर उन्हें जीतना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 4 सीट्स मिलनी चाहिए लोकसभा के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 2 सीट्स है और यहाँ पे 4 सीट्स है, ठीक है। वोट ऑफ परसेंटेज बिल्कुल सेम है 6% और यहाँ पे भी 6%, ठीक है। लेकिन ये किसमें है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर है, मतलब आपकी विधानसभा में। ये कहाँ पे, लोकसभा के अंदर है। इतनी चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 2 से 3 बार नेशनल और रीजनल पार्टी को रिवाइज कर लेना, वैसे इसमें तो कुछ है ही नहीं, 6% और 2 सीट्स, यहाँ पे 4 सीट्स, ठीक है, 6%। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि कौन कहाँ पे है, ये आपको विधानसभा में देखने को मिलता है, ये आपको लोकसभा की सीट्स में देखने को मिलता है इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो इतनी चीजें जो आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं हमारे नियरली 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर। एक आता है आपका 3 मार्क्स में और एक आता है आपका नियरली 5 मार्क्स में। ये इंटरचेंज भी हो जाते हैं लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, तो कौन कौन से चैलेंजेस है हम उसको देख लेते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टीज, तो यहाँ पे आपको 4 देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। मैम इसका मतलब यह है कि पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। आप इंडिया की बात तो छोड़ो, ठीक है, वो इंडिया के लिए क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब वहां पे हर एक इंसान को जितना उसका मिलना चाहिए अधिकार वो नहीं मिल रहा है, उसका हक नहीं मिल रहा है, उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है पार्टी के अंदर बिल्कुल भी। जो बड़े बड़े, इसका मतलब क्या हुआ, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं बस वही चेहरा दिखा रहे हैं अपना, और जो रियल में काम करना चाहता है उस पार्टी के अंदर भी उसको भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ लीडर्स ही सामने आकर के आना चाहते हैं, ठीक है। वो होता है ना, हर एक पार्टी का है, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर पार्टी है, मोस्टली पार्टी में आपको ऐसा देखने को मिलता है। डायनेस्टिक सक्सेशन, ठीक है, चाचा भतीजा की सरकार जिसे हम कहते हैं नियरली, मतलब अपने ही बच्चे को आगे लेकर के आना पॉलिटिक्स में, या फिर अपने भाई को ले आना, या फिर अपनी बहन को, बुआ को, मतलब इस तरीके से डायनेस्टिक सक्सेशन आपको देखने को मिलेगा कि वही वही लोग रूल करना चाह रहे हैं, किसी नए को नहीं आने दिया जा रहा है। मनी एंड मसल पावर, इसके बारे में तो कौन नहीं जानता, ठीक है। अभी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन तो चल ही रहे हैं और देख ही रहे हो कितनी हिंसा भी हो रही है। तो जब भी आपके इलेक्शंस आते हैं उसके थोड़े टाइम पहले कहीं ना कहीं हिंसा हो गई, कुछ ना कुछ हो गया, ये सारे चोचले आपको देखने को मिल ही जाते हैं। मतलब कई बार होता है ना कि इतनी सारी न्यूज आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं तो इलेक्शन आने ही वाले होंगे, ठीक है।
द मीनिंगफुल चॉइस टू अदर्स। कई बार ना इंसान को दूसरी चॉइस नहीं मिलती है। हम क्या सोचते हैं कि चलो पार्टी ए ने तो कोई काम वैसे भी नहीं किया, पार्टी बी को मौका देके देख लेते हैं, शायद ये कुछ कर ले। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को चॉइस, ऐसी चॉइस नहीं मिलती कि अरे हाँ हम सी वाले को लेकर के आएंगे ताकि वो सारा काम करेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। नहीं, हम क्या सोचते हैं, चलो इसने नहीं किया तो इसका ही भला। ठीक है, इस तरीके की हमको मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिलती है। तो ये चार आपको देखने को मिलेंगे: लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनास्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर, पैसा दे देते हैं, धमका देते हैं कि भैया हम ही को वोट दो वरना हम आके दो लगाएंगे आपको। ठीक है, या फिर हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं अब आप हमको वोट दे दो। ठीक है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो होती ही रहती है। द मीनिंगफुल चॉइस टू अदर्स, तो ये चार आप लोगों को लिखने हैं। फिर आते हैं रिफॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, रिफॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज 3 और 5 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आपका जनरली पूछा जाता है, जैसे चैलेंजेस वाला क्वेश्चन था। अब हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन से चैलेंजेस है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। अब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हम किस तरीके से सुधार ला सकते हैं। ठीक है, सिर्फ किसी चीज के बारे में कमियां पता होना ही बहुत नहीं होता है, उसको सुधारने की भी कोशिश करनी चाहिए, इंप्रूव करने की भी कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर कोई 3 या 4 अलग अलग छोटी छोटी वीकनेसेस है, तो आपको सिर्फ वीकनेसेस के ऊपर ध्यान नहीं देना है, उसको इंप्रूव भी करना है। ठीक है, और आपके पास इनफ टाइम है। ठीक है, आपके पास बिल्कुल इनफ टाइम है कि आप अपनी आराम से जितनी भी गलतियां हैं अभी तक हुई है उसको इंप्रूव कर सकते हो और 10th के अंदर बहुत ही शानदार मार्क्स लेकर के आ सकते हो। हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जाता है, तो इसका एक आंसर देख लेते हैं हम लोग। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ हम लेकर के आएंगे। मैं एंटी डिफेक्शन लॉ लाने से क्या होगा, ये होता क्या है, किसके लिए लेके आएंगे, सबसे पहले सॉरी एमपी एंड एमएलए, इन दोनों के लिए हम लोग क्या लेकर के आएंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। चेंजिंग पार्टी अलीजियंस फ्रॉम पार्टी ऑन विच पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी। सिंपल भाषा में समझे तो दल बदली। एक दल में से निकल करके इंसान दूसरे दल के अंदर पहुंच जाएगा, दूसरे में भी अगर ऐसा लगा कि यहाँ पे भी टिकट नहीं मिलने वाली है तो हम वापस से इस दल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपने एक कहावत सुनी होगी, आया राम गया राम। ठीक है, वो इसी के ऊपर से बनी हुई है कि यहाँ पे एक पार्टी में आए, फिर एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी में गए, फिर दूसरी में भी कुछ मजा नहीं आया, वापस से उसमें गए, वापस से उसमें गए। तो इसी तरीके से दल बदल करते रहते हैं नेता। कई बार जब उन लोगों को टिकट्स नहीं मिलती है या जो उनको चाहिए होता है वो नहीं मिलता है तो एक पार्टी को छोड़ करके और दूसरी पार्टी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, सिर्फ खुद के और खुद के सेल्फिश मोटिव की वजह से। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इनको भला करना होता है देश का इसलिए ऐसा करता है। ठीक है, चेंजिंग पार्टी एलिजियंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड, जहां से इलेक्ट हुए वहां से छोड़ करके दूसरी पार्टी के अंदर ये लोग चले जाते हैं। ठीक है, फॉर एमपी एंड एमएलए, एमपी और एमएलए के बारे में आपको पता होना चाहिए, एमपी कौन होता है, एमएलए कौन होता है। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो आपकी लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा एंड आपने संसद देखी होगी ना, सिंपल भाषा में ही समझता है। संसद आपने देखी होगी दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग बैठते हैं ना उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। अगर आप, मैं समझ लेती हूँ आप उत्तर प्रदेश से हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने विधानसभा होगी, अगर आपको नहीं पता है कि आपके उत्तर प्रदेश की विधानसभा कहाँ है, कैसी दिखती है, तो एक बार नेट पे सर्च करिएगा। वहां जो लोग बैठते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएलए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो इस तरीके से एमपी और एमएलए दोनों के लिए यहाँ पे कानून लेकर के आया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसकी वजह से वो दल बदली बार बार ना करें। सेकंड लेकर के आए फर्निश ऑल डिटेल्स, मतलब कि भैया कौन कौन से डिटेल्स, एसेट्स, क्रिमिनल केस पेंडिंग। कई बार ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया जाता है या ऐसे लोगों को चांस दे दिया जाता है जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं और किसी को पता भी नहीं होता है, उनके पास करोड़ों की संपत्तियां होती है और किसी को पता नहीं होता है। तो इसीलिए ऐसा कानून लेकर के आए कि भैया आज से आप लोगों को सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी वो सारी लेकर के आनी है, आप लोगों को कुछ भी अपने सीक्रेट्स नहीं रखना है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, कंपल्सरी। कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा खा खा के और दीवारों में चुनवा दे रहे हैं, पैसे को सोफे के अंदर चुनवा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, जितना पैसा आपके पास है उसका प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना होगा। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने यहाँ पे देख ली। थोड़े से 1 मार्क क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आप भी वीडियो को पॉज करके और आंसर करने की कोशिश करिएगा। द यूनिक सिंबल गिवन टू अ पार्टी बाय, किसी भी एक पार्टी को, नेशनल पार्टी हो गई, ठीक है, स्टेट पार्टी हो गई, इसको यूनिक सिंबल कौन देता है, इसको यूनिक सिंबल देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें भी पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर टिक मत करिएगा, क्या करिएगा, इलेक्शन कमीशन टिक करिएगा। सेकंड आते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन द कंट्री इन 2018। यहाँ पे कितनी नेशनल पार्टीज हैं,
ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, नेशनल पार्टीज जितनी भी है उन सबका आपको नाम याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्टी, इस टाइप का आपके क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बीजू जनता दल। तो बीजेपी कांग्रेस तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा एक सीपीआई हो गई, ठीक है, समाजवादी पार्टी हो गई, ये सारे के सारे तो नेशनल पार्टी में है, जिनका आप हर दूसरे या तीसरे दिन नाम सुनते हो। लेकिन जो बीजू जनता दल है वो यहाँ पे नेशनल पार्टी नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है जो आज हमने किए वो एक बार देख लो। हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज भी रिफॉर्म, किस तरीके से रिफॉर्म कर सकते हैं उसको, नियरली 3 मार्क्स क्वेश्चन है एक। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, नियरली ये भी 3 या 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपको पूछ लेगा कि कोई भी 3 चैलेंजेस बता दो और 2 रिफॉर्म्स बता दो उसके। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को कंबाइन किया जा सकता है। What are the criteria to be recognized as a national party and state parties? ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को इसके अंदर पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ये तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको पॉलिटिकल पार्टीज जो आपका चैप्टर है ना, उससे डायरेक्ट जो क्वेश्चन होता है वो एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, ठीक है, कलर चेंज कर लेता है, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का, उसकी नीड क्या है हमें। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, उसका फंक्शन क्या है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, इसलिए। ठीक है, डायरेक्ट जो आपका चैप्टर का नेम है उसी से रिलेटेड है, और आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी अगर आ जाता है तो भी आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। उसकी डेफिनेशन, नीड्स, फंक्शंस, उसके चैलेंजेस, ठीक है, उसके रिफॉर्म्स, और उसे किस तरीके से नेशनल या स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है, रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, इतनी चीजें आपको इसके अंदर नियरली करनी होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ही समाप्त होता है। आप लोग आराम से इस लेक्चर को देखिए। जितना ज्यादा आप अप्रैल के महीने में मेहनत करेंगे उतना ही आपको मई के महीने में उसका आउटपुट दिखेगा। ऐसा भी नहीं है कि अभी आपको 6-6, 7-7 महीने मेहनत करनी है और फिर उसका आउटपुट दिखेगा, नहीं, बिल्कुल 30 डेज मेहनत जितनी करोगे उसका आउटपुट आपको नेक्स्ट मंथ ही दिख जाएगा। तो ये मंथ बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जब एग्जाम पास में आने वाली होती है तो हमें और ज्यादा टाइम वेस्ट करने का मन होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी मत करिए। अगर वो करने लग जाओगे तो आप दूसरों की तरह हो जाओगे। आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से अलग होना चाहते हो, आप एक एवरेज स्टूडेंट से अलग होना चाहते हो, आप एक टॉपर या स्कॉलर की कैटेगरी में आना चाहते हो, तो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना है। आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना है। यूट्यूब यही है, टेलीग्राम यही है, गेम्स यही है। ठीक है, फ्री फायर हो गया, क्लैश ऑफ क्लैंस हो गया, सब कुछ वही है, सारी मूवीज वही है। कुछ भी नहीं बदलेगा जब आप जून में ये सारी चीजें वापस देखना शुरू करोगे। लेकिन जब तक आपका पढ़ाई का पीरियड है 2 महीने, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ यही करिए और कुछ भी मत करिए। ठीक है, आपका पूरा फोकस अभी पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। दिन में 1 या 2 घंटे निकाल लो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन उसमें पूरा घुस मत जाओ। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं और आप लोगों से वापस मिलेंगे हमारे लास्ट वाले चैप्टर के सिविक्स के, और तब हम उसे और ज्यादा अच्छी तरीके से देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।